ऑफिस जाकर दिन के 8-9 घंटे काम करने के बाद, हर महीने पेचेक टू पेचेक जीने के बाद अब तक तो आपने खूब सारा पैसा कमा लिया होगा। कम से कम इतना तो बना ही चुके होगे कि अगले 8-10 सालों में करोड़पति बन जाओ, है ना? ये ताना मैं नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको मारेगी अगर आपने सही वक्त रहते सही डिसीजन नहीं लिया तो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले साल कितना पैसा कमाया? चलो ये बताओ कितना खर्च किया? अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप इन दोनों सवालों का जवाब निकाल सकते हो। पर पिछले साल आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किया, उस पर आपको कितना रिटर्न मिला, आने वाले सालों में कितना रिटर्न मिलेगा? ये सवाल का जवाब 90% लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही डिसीजन लेना नहीं जानते। आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन 20 साल के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। पर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि बस जो दिखे उसमें पैसा लगा दो, बल्कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट वही है जो भविष्य में आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर दे। मान लो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता ऐसा है जो आने वाले कुछ सालों में आपको करोड़ों कमा कर देगा, और 2 रास्ते ऐसे हैं जो 20 साल बाद भी आपको 1 करोड़ बनाकर नहीं देंगे। यानी अगर सही रास्ता चूज किया तो 20 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन अगर नहीं किया तो जीवन भर का रिग्रेट। बिल्कुल ऐसे ही 3 अलग अलग रास्ते थे सुनील, अमन और मीरा के सामने। वो 3 रास्ते थे लमसम, नॉर्मल एसआईपी और मॉडिफाइड एसआईपी। अब हुआ ये कि सुनील, अमन और मीरा एक ही कॉलेज से पास आउट थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। शुरुआत में कैंपस प्लेसमेंट से तीनों एक ही सैलरी पैकेज पे नौकरी पर लगे, पर 20 साल के बाद इन तीनों का फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग था। इनमें से एक ने लमसम चुना, एक ने नॉर्मल एसआईपी का सिंपल रास्ता पकड़ा और एक ने चुना मॉडिफाइड एसआईपी। कॉलेज के दिनों से ही सुनील, अमन और मीरा का ये मानना था कि एक अच्छा फ्यूचर तभी बनाया जा सकता है जब हमारे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिल सके। अब तीनों की सोच तो एक सी थी, पर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग। अब नौकरी लगते ही सबने डिसाइड किया कि देश की सबसे टॉप कंपनीज में यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए। सुनील और अमन ने डिसाइड किया कि वो एसआईपी के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे। वहीं मीरा को अपने दादाजी की विरासत में रखे 10 लाख रुपए मिले। अब इतना बड़ा अमाउंट एक साथ मिलने की वजह से साल 2000 में मीरा के पास अपने तीनों दोस्तों से सबसे ज्यादा पैसे थे। अब मीरा ने साल 2000 में अपने 10 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट कर दिए। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा था। मीरा ने सोच लिया था कि अगले 20 साल तक वो इन्वेस्टेड रहेगी और कंपाउंडिंग के मैजिक का फायदा उठाएगी। पर आगे उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उसके इस बेस्ट डिसीजन को वर्स्ट डिसीजन में बदल दिया। कैसे, ये हम आगे जानेंगे। पर उससे पहले अगले 5 सालों तक मीरा के रिटर्न्स देखे जाए तो 12% एनुअल CAGR की मदद से मीरा के 10 लाख 17 लाख रुपए बन चुके थे, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। अब अपनी अच्छी ग्रोथ को देखते हुए मीरा ने सुनील को भी यही मेथड अपनाने को कहा, पर सुनील नॉर्मल इन्वेस्टर था। शुरुआत से ही सुनील 5000 रुपए हर महीने एसआईपी के जरिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था। सुनील के दोस्तों ने उसे काफी समझाया कि तुझे मार्केट स्टडी करना चाहिए, मार्केट के ऊपर नीचे होने का इम्पैक्ट समझना चाहिए। पर सुनील का मानना था कि अगर इन्वेस्टमेंट की पिच पर लंबा टिकना है तो डिसिप्लिन और पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हर महीने जैसे ही उसकी सैलरी आती वो बिना सोचे समझे 5000 रुपए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर देता था। इसी बीच मार्केट काफी बार ऊपर नीचे हुआ, पर सुनील ने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली, क्योंकि उसका मानना था कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जादू जरूर दिखेगा। अब अगर शुरुआत के 5 सालों में देखा जाए तो सुनील की ग्रोथ काफी धीरे हो रही थी, पर सुनील को यकीन था कि उसकी ये अप्रोच उसे फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता जरूर दिखाएगी। अब सुनील ने अमन को बताया कि भाई तू भी मेरी तरह नॉर्मल एसआईपी कर, तेरा पैसा हमेशा सेफ रहेगा। पर अमन नॉर्मल एसआईपी से भी बेहतर रिटर्न चाहता था, इसलिए उसने चुना मॉडिफाइड एसआईपी। ये एक ऐसा मार्केट टैक्टिक है जो आपको कहता है कि मार्केट नीचे जाने पर और भी ज्यादा इन्वेस्ट करो, और जब मार्केट पीक पर चल रहा हो तब थोड़ा कम इन्वेस्ट करो। दरअसल ये मेथड आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में भी इन्वेस्टेड रहने के लिए कहता है, और आपका पैसा वक्त के साथ साथ कंपाउंड होने में मदद करता है। इस मेथड के अंदर आप छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरू कर सकते हो
और जब जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है या क्रैश आने वाला है, तब आपको उसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। और फ्यूचर में अगर आप चाहो तो आप इस एसआईपी को रोक भी सकते हो, फिर भी आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा। पर इस मेथड के लिए आपको मार्केट की काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए अमन हर हफ्ते मार्केट का एनालिसिस जरूर करता था। अमन ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी से अपनी जर्नी शुरू करी थी और जिस भी साल उसे लगता मार्केट 5-10% नीचे गिरने वाला है, वो अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा देता था। वो 5,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता और कभी कभी ये अमाउंट 20,000 तक भी चला जाता था। अमन का फंडा सिंपल था, जब सेल लगे तब ज़्यादा खरीद लो और फायदा उठाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी और आपका पैसा तेजी से कंपाउंड होगा। इसीलिए आप यहाँ देख ही सकते हो कि पहले 5 साल अमन ने 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया, पर 6th ईयर में उसने 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया। साल 2001 से 2006 तक मार्केट एकदम स्टेडी रही और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स ऑफर किए। पर साल 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया हिला के रख दी, क्योंकि 2008 में आया द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस ने दुनिया के तमाम स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया। मार्केट 1 महीने के अंदर अंदर इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ कि दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉल कर ली। पर अमन का मानना कुछ और था। अमन ने 2006 से ही अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। 2006 और 2007 में अमन ने 10,000 रुपए की अमाउंट से एसआईपी में इन्वेस्ट किया और 2008 में तो उसने इस अमाउंट को भी डबल कर दिया था, यानी 20,000 रुपए की अमाउंट से एसआईपी कर रहा था। 2008 में एक तरफ जहां सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे, वहीं अमन और भी ज्यादा इन्वेस्ट करता जा रहा था। जब लोग पैनिक में आकर ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बेच रहे थे, वहीं अमन नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था। उसने मार्केट डिप्स का पूरा फायदा उठाया। अमन का मानना था कि अगर ज्यादा इन्वेस्ट किया तो ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और जब मार्केट रिकवर करेगा तब ये पैसा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब अमन 8 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका था। इसके बाद अमन ने डिसाइड किया कि अब वो ये एसआईपी रोक देगा, क्योंकि अगले साल यानी कि 2009 में उसकी शादी होने वाली थी और उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली थी। तो उसने सोचा कि हर महीने 20,000 सेव किए जाए और इन्वेस्ट किए हुए पैसों को आगे कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया जाए। दिसंबर 2009 को अमन की शादी हुई और तीनों दोस्त एक बार फिर मिले। मीरा ने अमन और सुनील से पूछा कि कैसी चल रही है इन्वेस्टमेंट की जर्नी, अब तक कितना कितना इन्वेस्ट कर चुके हो। इस पर सुनील ने बताया कि वह अभी तक 5,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से 5,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। फिर अमन ने बताया कि उसने 2008 तक टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अपनी एसआईपी को रोक दिया है और जितने यूनिट्स मिले थे बस उन्हीं को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया है। ये सुनकर मीरा और सुनील शॉक हो गए, क्योंकि उन तीनों में सबसे अच्छा एनालिसिस और स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्ट अमन ही करता था। इसी बीच सुनील ने मीरा से भी पूछा कि तुम बताओ, तुमने तो एक साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब तक तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना हो गया है। इस पर मीरा ने जो बताया वो सुनकर सब हैरान रह गए। मीरा ने बताया कि मैंने इसी साल यानी 2009 में ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर ली है, क्योंकि 2008 में आए मार्केट रिसेशन में मेरा पोर्टफोलियो बहुत नीचे जा रहा था, इसलिए मैंने अपना सारा अमाउंट निकाल लिया। मीरा की बात सुनकर सुनील और अमन हैरान हो गए, क्योंकि शुरुआत में सबसे ज्यादा पैसा मीरा ने ही इन्वेस्ट किया था। अमन ने मीरा को काफी समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मार्केट कुछ समय में वापस रिकवर हो जाएगी। पर मीरा अमन से सहमत नहीं थी और यहीं पर उनकी डिस्कशन खत्म होती है। फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। मीरा ने सबको एक कॉफी शॉप पर बुलाया। मीरा अब एक मदर थी और एक एमएनसी में सीनियर पोजीशन पर जॉब कर रही थी। सुनील भी सेटल हो चुका था और अब 1.5 लाख रुपए पर महीने कमा रहा था। पर जैसे ही अमन ने एंट्री मारी, मीरा और सुनील दोनों उसे देखते रह गए। अमन एक बड़ी सी गाड़ी से उतरा, प्रॉपर ड्रेसिंग स्टाइल में, हाथ में महंगी घड़ी पहनकर उन दोनों के सामने आया। अमन को देखते ही सुनील ने पूछा, भाई क्या बात है, लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? इस पर अमन ने मुस्कुराते हुए बताया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब खुद की मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट्स ने मुझे अर्ली रिटायरमेंट और बिजनेस शुरू करने के लिए एक एडवांटेज दिया। और जब अमन ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया तब मीरा और सुनील देखते ही रह गए।
20 साल बाद अमन का पोर्टफोलियो 1,25,00,000 पहुंच चुका था। अमन का सिर्फ 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अब 1.25 करोड़ बन चुका था। अब अमन सुनील से भी पूछता है कि तुम कितना इन्वेस्ट कर चुके हो। इस पर सुनील ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 साल तक सुनील 12 लाख इन्वेस्ट कर चुका था, लेकिन उसका अमाउंट अभी तक सिर्फ 50 लाख तक ही पहुंचा था। आगे अमन मीरा को कहता है कि तुमने 2009 में अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल कर गलती कर दी, और उसे कैलकुलेट करके भी बताया कि अगर तुम आज भी इन्वेस्टेड रहती तो तुम देख सकती हो तुम्हारे पास कितना पैसा होता। टोटल 96,46,000 रुपए, यानी लगभग 1 करोड़। यानी अगर मीरा जल्दबाजी में आकर डिसीजन ना लेती तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट सुनील से काफी आगे होती और अमन के बराबर कॉर्पस पे होती। आगे सुनील अमन से पूछता है कि भाई चल ये तो ठीक है, पर मेरा पैसा क्यों इतने धीरे कंपाउंड हुआ। इस पर अमन ने बताया कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए टाइम कम मिला। जैसा कि आपने देखा कि अमन ने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और सुनील ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, पर 2009 के बाद से अमन ने अपने 9 लाख रुपए 11 साल के लिए कंपाउंड होने दिए। इसीलिए 11 साल बाद उसके 9 लाख रुपए 12% के हिसाब से कंपाउंड हुए और उसे 1.25 करोड़ का लमसम कॉर्पस मिला। लेकिन सुनील ने मार्केट ऊपर जाते वक्त भी इन्वेस्ट किया, इसीलिए उसको यूनिट्स काफी महंगे प्राइस पर मिले। इसलिए भले ही सुनील ने अमन से ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, पर इसी रीजन की वजह से सुनील का पोर्टफोलियो अमाउंट अमन के मुकाबले काफी कम रहा, क्योंकि उसका पैसा धीरे धीरे करके इन्वेस्ट हुआ और जो पैसा लेट इन्वेस्ट हुआ उसको कम टाइम मिला ग्रो होने के लिए, जबकि अमन के इन्वेस्ट किए हुए 9 लाख को कंपाउंड होने के लिए पूरे 11 साल का टाइम मिला। तो दोस्तों, आपने यहाँ देख ही लिया कि तीनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ट रही, लमसम, नॉर्मल एसआईपी या फिर मॉडिफाइड एसआईपी। तीनों इन्वेस्टर्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मॉडिफाइड एसआईपी ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए, पर अगर मीरा ने भी अपना लमसम इन्वेस्टमेंट जारी रखा होता तो वो भी आज अमन के बराबर खड़ी होती। लेकिन गलत टाइमिंग और पैनिक की वजह से मीरा ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिला। और सुनील ने अपनी एसआईपी में कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं किए, जिस वजह से वो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद 1 करोड़ रुपए नहीं बना पाया। वही अमन ने वक्त रहते सही डिसीजन लिया, डीप के समय ज्यादा यूनिट्स खरीदे और अपने 9 लाख की इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया, जो 11 साल बाद 1.25 करोड़ बन गए। आप भी कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करोगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।